तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। शुरुआत करते हैं हम लोग किसके बारे में, रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में। रेजिडुअल एंट्रोपी, देखिए रेजिडुअल एंट्रोपी थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट था और थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, थर्ड लॉ हमें बताता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में। अभी तक हम जितनी भी एंट्रोपीज के बारे में बात करी, जितनी भी हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में बात करी, हम लोगों ने हमेशा एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करी है। हमने हमेशा बात करी है किसकी, एंट्रोपी चेंज की। हमने कभी भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात नहीं करी। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे थे एक सिस्टम आपके पास पहली स्टेट में है, एक सिस्टम आपके पास दूसरी स्टेट में है, ठीक है। अगर यहां पर एंट्रोपी S1 है और यहां पर एंट्रोपी S2 है, तो हमने S1 S2 की बात ही नहीं करी अभी तक। हमने बात करी है किसकी, हमने बात करी है डेल्टा S की, किसकी, S2 माइनस S1 की। हमने केवल अभी तक इसी की बात करी है। हम लोगों ने यहां तक बिल्कुल भी बात नहीं करी किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पहले सिस्टम, पहली स्टेट में जब सिस्टम होगा तो कितनी एंट्रोपी होगी, दूसरी में जब सिस्टम होगा तो एंट्रोपी कितनी होगी, इसकी तो बात ही नहीं हुई। इसके बारे में आपको कौन बताता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की, मैं यहां पर किसी भी सब्सटेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, बाद में मैं यहां पर कुछ और शब्द यूज करूंगा, उसको समझने से पहले यहां पर मैं शुरुआत करता हूं। लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर ए सॉलिड। एक सॉलिड को क्या करते हैं, इज हीटेड फ्रॉम T टेम्परेचर, T केल्विन टेम्परेचर टू T डैश केल्विन टेम्परेचर, T केल्विन टेम्परेचर टू T डैश केल्विन टेम्परेचर। बल्कि यहां पर मैं क्या बात करता हूं, जीरो केल्विन से, जीरो केल्विन से हीट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा इजी रहे। एक सॉलिड को हीट करते हैं कहां, जीरो केल्विन टू T केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन से कहां तक, T केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या बोल रहा हूं, कोई भी सॉलिड आपके पास A है, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड A इज हीटेड। एक सॉलिड A को जो है वो हीट किया जाता है कहां, T टेम्परेचर, सॉरी जीरो केल्विन टेम्परेचर से T टेम्परेचर तक। और ऐसा करने के दौरान एंट्रोपी में जो बदलाव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक सॉलिड आपके पास है जिसका टेम्परेचर कितना है, फिलहाल जीरो केल्विन टेम्परेचर है, और आप क्या कर रहे हो, इसी सॉलिड को हीट कर रहे हो T केल्विन टेम्परेचर तक। इसी सॉलिड को हीट किया जा रहा है T केल्विन टेम्परेचर तक। और ये कहां पर हो रही है, ये प्रोसेस किस पाथ से हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर वाले पाथ से ये प्रोसेस करवाई जा रही है। तो यहां पर क्या लिख पाऊंगा मैं, यहां पर मैं लिख पाऊंगा सीधा सीधा, अगर यहां पर एंट्रोपी S0 है और यहां पर एंट्रोपी क्या है, ST है, तो ऐसा करने के लिए लेट अस सपोज कि ये जो सॉलिड है इसको क्यों हीट दी गई है, और ये हीट किस पे रही होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे रही होगी। इस सॉलिड को जीरो केल्विन से T केल्विन पर लेकर जाने में जो क्यों हीट दी गई होगी, जिस वजह से पहले जो एंट्रोपी रही होगी S0 रही होगी, अब एंट्रोपी ST हो गई होगी इस सॉलिड की T टेम्परेचर के ऊपर। तो जो एंट्रोपी चेंज है देन डेल्टा S इज गिवन बाय, यहां पर क्या लिखूंगा, Q डिवाइड बाय T। डेल्टा S बराबर, या फिर यहां पर क्या लिखूंगा, DS बराबर Q डिवाइड बाई T। बेसिकली हम ऐसा ही लिखते हैं। अब सारी की सारी कहानी किस पर चल रही है, Q पर नहीं चल रही, QP पर चल रही है। और QP क्या होता है आपका, CP/dt होता है। एक मोल ही लेकर चल रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, DS बराबर CP/dt अपॉन T। अब क्या किया जा रहा है, कहां से, जीरो से, मान लेते हैं जीरो के ऊपर एंट्रोपी जीरो है और T के ऊपर एंट्रोपी T है, तो यहां पर जीरो केल्विन से कहां जा रहे हो, T केल्विन तक जा रहे हो। जीरो केल्विन से कहां जा रहे हो, T टेम्परेचर तक जा रहे हो। ऐसा प्रोसेस आपका हो रहा है। यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा ST माइनस S0 इज इक्वल टू जीरो से T टेम्परेचर, और यहां पर क्या, CP/dt अपॉन T आ जाएगा, CP/dt अपॉन T आ जाएगा। S0 को उधर लेकर चला जाऊंगा, S0 को उधर लेकर चला जाऊंगा, क्या बनेगा, वी गेट एंट्रोपी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू एंट्रोपी एट जीरो केल्विन प्लस जीरो से T टेम्परेचर तक हीट करना है, CP/dt अपॉन T आ जाएगा।
अब यहां पर आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रोल। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, मैक्सवेल के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, मैक्सवेल के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो भी केमिकली प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होती हैं उनके लिए एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 केल्विन के ऊपर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए, एज वी नो एंट्रोपी इंक्रीज with increase in temperature, with increase in temperature। जैसा कि हमें पता है एंट्रोपी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, एंड एंट्रोपी डिक्रीज with decrease in temperature, with decrease in temperature, with decrease in temperature, with decrease in temperature, and hence देखो भाई, हमने बोला टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने से एंट्रोपी घटती है। तो यहां से क्या कहा जा सकता है, हेंस ए सब्सटेंस हैव लोवेस्ट एंट्रोपी एट लोवेस्ट टेम्परेचर that is at 0 Kelvin, that is at 0 Kelvin। ठीक है, अब यहां पर क्या स्टेटमेंट आती है, यहां पर हम बोल रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है और घटने से घटती है, और टेम्परेचर में बिल्कुल घटाता चला जाऊंगा तो एंट्रोपी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की घटती चली जाएगी। 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर है, जब 0 केल्विन पर वो सब्सटेंस आ जाएगी तो वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, आपकी लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी होगी। अब यहां पर क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, Maxwell, for a chemically pure and perfectly, according to Maxwell, for a chemically pure and perfectly crystalline substances, perfectly crystalline substance, entropy is equal to 0 at 0 Kelvin, at 0 Kelvin। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ दिस इंप्लाइज फॉर chemically pure and perfectly crystalline substance, for chemically pure and perfectly crystalline substance, S0 is equal to 0 in इक्वेशन 1। देखो भाई, अब हम कह रहे हैं कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो केमिकली प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन है उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब पहली इक्वेशन के अंदर जो S0 है ना, वो 0 होगा किन सब्सटेंसेस के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए जो केमिकली प्योर और परफेक्टली क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो यहां पर क्या लिख पाऊंगा, दिस इंप्लाइज हम लिख रहे हैं ST बराबर S0 और यहां पर क्या CP/dt अपॉन T और 0 से T टेम्परेचर तक इंटीग्रेशन। अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, किसके लिए, ध्यान रहे, केमिकली प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या लिखूंगा, ST इज इक्वल टू यहां से क्या होगा 0 से T और CP/dt अपॉन T। इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अब हमें पता है कोई भी जो सब्सटेंस होती है ना उसकी हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और बहुत सारे केसेस में इंडिपेंडेंट भी हो जाती है।
कोई भी सब्सटेंस है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी वो कई बार टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाता है, कई बार इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। और हम जो है वो लोवेस्ट टेम्परेचर्स के ऊपर सीपी की टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में नहीं जानते, क्योंकि लोवेस्ट टेम्परेचर बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए अटेन ही नहीं किया जा सकते। तो जिस वजह से हम क्या यूज करते हैं, डिबाई टी क्यूब लॉ की हेल्प लेते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा फ्रॉम टू हमने लिखा एंट्रोपी एट टी इज इक्वल टू सीपी डी टी अपॉन टी, 0 से टी केल्विन, 0 केल्विन से टी केल्विन। द डिपेंडेंस ऑफ सीपी ऑन टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर का मतलब क्या, 0 केल्विन टू 10 to 15 केल्विन या फिर 20 केल्विन तक भी कई बार हो जाता है, 10 to 15 केल्विन। द डिपेंडेंस ऑफ सीपी ऑन टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन टू 10 to 15 केल्विन, कई बार 20 केल्विन भी हो जाता है, 25 केल्विन भी हो जाता है, इज गिवन बाय डिबाई टी क्यूब लो, डिबाई टी क्यूब लो is given by Debye T cube law for temperature range 0 Kelvin to 10 to 15 Kelvin, Cp is equal to A into T cube, Cp is equal to A into T cube। सही है भाई, अब इसी का यूज कर लेंगे, इसी को यूटिलाइज कर लूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फ्रॉम टू में लिख सकता हूं S एट टी बराबर Cp dt अपॉन टी, कहां से कहां, 0 से 10 to 15 केल्विन प्लस 10 to 15 केल्विन। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है आपकी, एंट्रोपी होती है आपकी स्टेट फंक्शन। आप इसको कितने भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एट द एंड टी टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी आएगी वो आपकी इन एडिशन के बराबर ही आएगी, इन सब एडिशंस के क्या आएगी, बराबर ही आएगी। इस वजह से मैंने ऐसा लिख लिया। अब यूजिंग थ्री ये रहा भाई, Cp बराबर A इंटू टी क्यूब। A क्या होता है, A होता है डिबाई कॉन्स्टेंट, A इज डिबाई कॉन्स्टेंट। ऐसा एक न्यूमेरिकल मैं आपको लास्ट क्लासेस के अंदर करवा चुका हूं और आपको शायद वहां से क्लियरिटी भी आ गई होगी, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जब यहां से क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस टॉपिक का सवाल है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो भाई, यहां देखिए भाई, मैंने शायद ज्यादा रब कर दिया। यहां देखो, Cp की वैल्यू पुट कर दूंगा, St बराबर Cp की जगह क्या पुट करूंगा, A इंटू टी क्यूब। यहां से आ जाएगा 0 to 10 to 15 केल्विन, और यहां पर A इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई टी इंटू डी टी। देखो ध्यान से, Cp की जगह रख दिया A इंटू टी क्यूब, नीचे टी था ही, प्लस में क्या आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा 10 to 15 केल्विन, और यहां पर टी टेम्परेचर Cp dt अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, लेना चाहो तो इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, बाकी मैं इससे आगे सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद समझदार हैं, आप इसको बहुत आसानी से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। 0 to 10 to 15 केल्विन। अब ये 10 to 15 केल्विन अपने मन में मत बैठा लेना भाई, हो सकता है 10 से 18 केल्विन हो, 20 केल्विन हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 10 to 15 केल्विन से कहाँ तक, टी टेम्परेचर तक, और क्या आ जाएगा, Cp dt अपॉन टी आ जाएगा भाई। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल पाओगे, एंट्रोपी निकाल पाओगे किसी भी सब्सटेंस की। किसी भी सब्सटेंस का मतलब क्या, केमिकली प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी कहां पर, किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर। ये किसके लिए है, एंट्रोपी, एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी for chemically pure and perfectly crystalline substance at any temperature T।
आप किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या निकाल सकते हो, एंट्रोपी जो है वो निकाल सकते हो। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी है, किसके लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए जो केमिकली प्योर हैं और परफेक्टली क्या हैं, क्रिस्टलाइन है। ठीक है, अब यहां पर बात होगी, सर आपने तो उन सब्सटेंसेस के बारे में बता दिया जो केमिकली प्योर हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन है। बस ऐसी भी सब्सटेंसेस होंगी जो केमिकली प्योर तो होंगी पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होंगी। उनके लिए जो ये हमने S0 बराबर 0 लिया ना, ये S0 बराबर 0 लिया, ये 0 नहीं होगा। उनके लिए जो S0 बराबर 0 लिया, ये 0 के बराबर नहीं होगा। देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं उन सब्सटेंसेस की जो केमिकली प्योर तो हैं बट परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है। नाउ फॉर केमिकली प्योर एंड फॉर सब्सटेंसेस, एक मिनट में लिखता हूं, फॉर सब्सटेंसेस which are chemically pure, जो केमिकली प्योर तो हैं, which are chemically pure but not perfectly crystalline, ऐसी सब्सटेंस जो केमिकली प्योर तो हैं बट परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है। द एंट्रोपी for such substances, the entropy for such substances is not equal to 0 at 0 Kelvin. These substances have some value of entropy even at 0 Kelvin. यहां पर लिखोगे these substances have some value of entropy even at 0 Kelvin, given by the expression EXPER RISSION S बराबर KLNW, S बराबर KLNW। ये किसके लिए है, एक मोलिक्यूल के लिए है, फॉर वन मोलिक्यूल, किसी सब्सटेंस के एक मोलिक्यूल के लिए है। और S बराबर RLNW, ये किसके लिए है भैया, 1 मोल के लिए है, और 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। W यहां पर क्या होता है, W यहां पर होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट। W यहां पर क्या है, K तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। W क्या है भाई, थर्मोडायनामिक अरेंजमेंट और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक, ये आपको सही से समझ में आता है स्टैटिस्टिकल के अंदर, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं होता क्या है भाई, कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस 0 केल्विन के ऊपर भी मॉलिक्यूल के पास संभव होती हैं, उसी को W कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि दिस एंट्रोपी, द एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन S बराबर KLNW, S बराबर KLNW is stored in the form of
इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, जो पहली इक्वेशन के द्वारा जो S बराबर के एल एन डब्ल्यू या फिर S बराबर आर एल एन डब्ल्यू जो एंट्रोपी आपको बता रहा है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसके पास, तो क्या होगा, ये जो एंट्रोपी होती है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, रेजिडुअल एंट्रोपी की फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस में क्या होती है, ये एंट्रोपी स्टोर होती है। देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या खास बात है भाई, अगर कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है उसके लिए W की वैल्यू 1 होती है। देखो ध्यान से, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, W इज इक्वल टू 1। अगर कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो उसमें तो एक ही तरह की ओरिएंटेशंस होंगी, तभी तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है वो। तो यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज S बराबर के एल एन 0, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एज सजेस्टेड बाय, एज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल, एज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल, जैसा कि मैक्सवेल ने भी कहा था कि केमिकली प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होगी 0 केल्विन के ऊपर 0 के ही बराबर होगी। अगर कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है उसकी एंट्रोपी कहां से दी जाएगी, S बराबर के एल एन डब्ल्यू से दी जाएगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा और समझ में भी आ रहा होगा, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहला और फेमस एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। देखो, एक मोलिक्यूल 0 केल्विन के ऊपर CO की फॉर्म में रह सकता है और OC की फॉर्म में रह सकता है। अगर 2 मोलिक्यूल्स की बात करें 0 केल्विन पर, दोनों CO की फॉर्म में जुड़े हुए हो सकते हैं, OC CO की फॉर्म में जुड़े हुए हो सकते हैं, CO OC की फॉर्म में जुड़े हुए हो सकते हैं, CO OC, या फिर आपके पास और क्या हो सकता है, OC और OC की फॉर्म में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एक मोलिक्यूल के लिए जो W की वैल्यू है वो 2 है, 2 मोलिक्यूल के लिए W की वैल्यू 2 की पावर 2 है, मतलब कितनी है, 4 है। अगर यहीं पर 3 मोलिक्यूल होते भाई, अब आप अरेंजमेंट बनाकर देख लेना क्या होगा, CO इस तरीके से आप बनाकर देखोगे तो कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे भैया, 2 की पावर 3 आ जाएंगी, 8 हो जाएंगी। अगर यहां पर मैं आगे बढ़ूं, अगर यहां पर बात करूं, 1 मोल होगा तो क्या होगा भाई, मैं यहां पर लिखता ही नहीं हूं, यहां पर नहीं लिखता हूं, W की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर n आ जाएगी W की वैल्यू। ठीक है, और एंट्रोपी क्या निकाल देंगे, रेजिडुअल एंट्रोपी, ये आ जाएगी KLN 2 की पावर Na, और ये आ जाएगा S बराबर Na इंटू KLN 2, ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज S बराबर RLN2, दिस इंप्लाइज S बराबर 8.314, और यहां पर आ जाएगा 0.693। आप गुणा कर लेना, 5 पॉइंट समथिंग जो है आंसर आ जाएगा, और ये क्या आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। इतनी एंट्रोपी जो है वो किसके पास होगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास होगी, और ये 0 केल्विन के ऊपर वैल्यू होगी, और इसको क्या कहा जाएगा, रेजिडुअल एंट्रोपी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको रेजिडुअल एंट्रोपी जो है वो कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा भाई, रेजिडुअल एंट्रोपी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, रेजिडुअल एंट्रोपी जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं।
और हमें समझ में आ जाए, एक और एग्जांपल की हेल्प यहां पर लेता हूं। यहां पर 1,2 पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, वन मोर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा था भाई हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, देखो अब किसकी एग्जाम्पल लेता हूं, 1,2 बल्कि पैरा कैसे होगा, तो ऑर्थो होगा ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो भाई, मैं यहां पर एक मोलिक्यूल की बात करके दिखाता हूं, फिर आप यहां पर बाकी मोलिक्यूल्स के बारे में भी देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6। सही है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, इसके मैं बहुत सारे पार्ट बना सकता हूं, यहां पर आप देख पाएंगे। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना भाई। अब भाई मान लेता हूं यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से शुरू हो गई। अब क्या करता हूं भाई, मैं इसको यहां पर ना जोड़कर कहीं यहां और कहीं जोड़ दूंगा। देखो जरा ध्यान से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप अभी देखोगे यहां पर, आप अभी देखोगे, मैं इसको बल्कि मिटाता ही नहीं हूं, मैं यहां पर जोड़ देता हूं। यहां पर 1 मिनट भाई, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है। क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो 1,2 डाइक्लोरो नहीं है? क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो 1,2 डाइक्लोरो नहीं है? बता दो भाई, कोई भी ऐसा है तो। अगर कोई भी ऐसा है तो बता दो, क्या इनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन नहीं है? देख लो भाई इसको भी, सारे ही स्ट्रक्चर क्या हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो एक मोलिक्यूल के लिए 6 तरह की ओरिएंटेशन हो गई। एक मोलिक्यूल के लिए कितनी ओरिएंटेशन हो गई भैया, 6 तरह की ओरिएंटेशंस यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं। ये एक मोलिक्यूल की बात हो रही है। एक 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 6 तरीके से क्लोरीन अटैच हो सकते हैं। हाँ, वो है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, उसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। देखो ये भी 1,2 है। अब नंबरिंग यहां से शुरू कर दूंगा, 1,2 कर दूंगा, अब यहां से कर दूंगा, यहां से कर दूंगा, यहां से कर दूंगा, यहां से कर दूंगा। तो आई होप जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं आपको वो चीज क्लियर हो रही होगी। यहां पर नंबरिंग कहां से शुरू होगी भाई, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग शुरू होगी। तो वो आप जब शुरू करेंगे तो आपको सबका नाम क्या लिखना पड़ेगा, 1,2 पैरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ही लिखना पड़ेगा। 1,2 ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, फॉर वन मोलिक्यूल W बराबर 6, फॉर 2 मोलिक्यूल W बराबर 6 की पावर 2, फॉर 3 मोलिक्यूल W बराबर 6 की पावर 3, फॉर 1 मोल कितना होगा, W बराबर 6 की पावर Na। ठीक है, दिस इंप्लाइज रेजिडुअल एंट्रोपी S बराबर KLN W, KLN 6 की पावर Na, Na इंटू के हमें पता है गैस कांस्टेंट होता है Na इंटू के, तो S बराबर RLN 6। सोल्व कर लेंगे, एंट्रोपी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। एंट्रोपी की वैल्यू आपके सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्या देख सकते हो, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो केमिकली प्योर तो जरूर हो पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन ना हो, उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है, सॉरी उसके लिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी है आप वो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी किसकी हेल्प से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। तो यहां पर हमारा जो थर्ड लॉ है वो क्या होता है, खत्म होता है। यहां पर हमारा थर्ड लॉ क्या होता है भाई, खत्म होता है।